नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। शिक्षक दिवस पर आज 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने भी शिक्षकों के समर्पण को किया नमन। कहा, हमारे भविष्य और प्रेरणादायक सपनों को गढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं शिक्षक। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट का आउटकम आया सामने। 2026 तक भारत में डिजिटल इकोनॉमी 20% तक होने की उम्मीद। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आर्थिक प्रगति के डिजिटलाइजेशन को बताया जरूरी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में जारी है वित्त उप प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। वहीं हरियाणा के मेवात में शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में जुटे सदस्य देशों के शेरपा। मध्य प्रदेश के मंडला और श्योपुर में आज शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया समेत 8 जगहों पर एनआईए का छापा। नक्सली कनेक्शन को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। त्रिपुरा की 2 सीटों पर और उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर 8 तारीख को आएंगे नतीजे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आज से शुरू। सम्मेलन के साथ पहली आसियान हिंद प्रशांत की भी होगी बैठक। पीएम मोदी सम्मेलन के लिए कल होंगे रवाना। और वर्ल्ड कप के लिए आज होगा भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की मौजूदगी में होगी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा। और अब डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रबुद्ध नागरिक समूह ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है, स्टालिन के बयान का संज्ञान ले सीजेआई। प्रबुद्ध नागरिक समूह में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित 262 प्रतिष्ठित नागरिक हैं। सीजेआई को पत्र लिखकर शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया है, जिसमें सरकारों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला और किस तरह की अपील की गई है? तमाम प्रबुद्ध लोगों ने, इसमें हमने देखा है कि रिटायर्ड जज और तमाम पूर्व अधिकारी शामिल हैं। 262 लोगों ने चिट्ठी लिखी है देश के प्रधान न्यायाधीश को, चंद्रचूड़ जी को, कि दरअसल जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, उसका स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है पत्र लिख के। और पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में एक फैसले में ये कहा है कि किस तरह से हेट स्पीच पर कार्रवाई करनी चाहिए राज्य सरकारों को, और इसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और हम जानते हैं कि हाल ही में खुद सीजीआई ने इस बात को लेकर एक जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, तब सुप्रीम कोर्ट से ही ये कहा गया था कि जो हेट स्पीच को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्टिव एक तरह से दिए गए थे। अब इस पत्र लिखकर कहा गया है कि राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार दरअसल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और कोई इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि इस पर कोई कानूनी एक्शन ले या कोई आगे आकर एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक दिशा निर्देश है कि हेट स्पीच
पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये एक हेट स्पीच का मामला बनता है जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया। और इसमें पत्र में यह कहा गया है रमा कि उदयनिधि स्टालिन न केवल अपने बयान पर अड़े हुए हैं बल्कि उन्होंने उसको एक तरह से पुष्टि की है और उसको तर्क करके उसको सही ठहराने की भी कोशिश की है। और हम जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के वो बेटे हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं और राज्य सरकार का जो रवैया है तमिलनाडु सरकार का वो अपने आप में दिखाता है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं अपने मंत्री के खिलाफ और मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ। तो ऐसे में संज्ञान लिया जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में ये कहा था कि हेट स्पीच को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को कहा था। तो हम जानते हैं कि जब शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि किसी तरह से जो है रिलीजियस जो कम्युनिटीज के बीच जो हार्मोनी है वो एक तरह से खत्म करने का या उसको ठेस पहुंचाने का जो प्रयास करता है, कोई भी इसी तरह का बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सनातन धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने, जो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल प्रतिक्रिया दी है तो निश्चित तौर पर निंदा हो रही है इसकी। और जो ये प्रबुद्ध नागरिकों का समूह है इसमें भी इन्होंने जो पत्र लिखा है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हेट स्पीच के मामले में हो सकती है अगर साबित हो जाता है तो? ये देखिए, हेट स्पीच के मामले में कारावास तक की अगर साबित होने पर सख्त कारावास का प्रावधान है और इसका एक संज्ञान हम देखें कि न्यायालय ले सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की अगर कोई हेट स्पीच होती है जिससे किसी की धार्मिक भावना को या किसी धर्म विशेष को मानने वालों को ठेस पहुंचती है तो उसका मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है कुछ संगठनों की तरफ से, कई बार धार्मिक संगठनों की तरफ से। और ये चूंकि बहुत बड़े समुदाय से जुड़ा मामला है, सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में, देश भर में, और हम जानते हैं कि भारत की संस्कृति का जिस तरह से दुनिया भर में प्रसार हो रहा है, ऐतिहासिक हमारी संस्कृति रही है, गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रहा है, और इस तरह से सनातन के बारे में आपत्तिजनक बयान देना, इस पर हमने देखा कि कल बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और खुद गृह मंत्री की तरफ से एक रैली में बयान आया कि किस तरह से एक जो गठबंधन है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन, वो ऐसे बयान दे रहा है। और बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि परिवारवाद के साथ लोग इकट्ठा हुए हैं और वो दरअसल उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, सिर्फ एनडीए और बीजेपी विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस गठबंधन के नेता, उनके परिवार से जुड़े लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। तो हमने देखा कि बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही चुका है। दूसरी तरफ साधु संत समाज भी बहुत नाराज है। तो अब हमने देखा कि 262 प्रबुद्ध लोगों ने एक पत्र लिखा है देश के प्रधान न्यायाधीश को कि उन्हें स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, एक आप देखें ऑब्जर्वेशन किया गया था हेट स्पीच के मामले में कि कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। शैलेंद्र, बेहद अहम और संवेदनशील ये पूरा मामला है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि
शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उनके अटूट समर्पण और विशेष प्रभाव के लिए उन्हें सलाम करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होते, वे मार्गदर्शक भी होते हैं। उन्हें छात्रों का मानसिक विकास करते समय परिवर्तनकारी बदलावों को अपनाना चाहिए। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित अपना लेख भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं के साथ कल बातचीत की थी। आइए जानते हैं पीएम से मिलने के बाद शिक्षकों के क्या अनुभव रहे। उन्होंने ये कहा कि 45 मिनट की मैं क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास में जो जॉयफुल लर्निंग वाकई में क्या होना चाहिए, हम लोग एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं देख पा रहे थे। तो मैं भी ये चाहूँगा, ऐसा ही प्रयास करूँगा जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 45 मिनट के लिए पूरा बांध के रखा, मैं भी चाहूँगा कि अपनी कक्षा में हमेशा छात्रों को इसी तरीके से बांध के रखूँ। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कक्षा से परे हमें छात्र छात्राओं को जीवन के विभिन्न संघर्षों से किस प्रकार से उबार पाना है, इस प्रकार की भी शिक्षा देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर आज हम लोगों को बुलाया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन जो वर्तमान में आज के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी क्लास में आप इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, तो ये बहुत सारी चर्चाएं माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई हैं और हम लोग इन सब का उपयोग अपनी कक्षाओं में करेंगे। उन्होंने हमें ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने अपने शिक्षकों का जो व्यक्तिगत उनका अनुभव था वो हमसे साझा किया और वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया और एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में बताया। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई, जिसमें कि एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए और उनका विज़न जो है वो हम चाहते हैं कि वो देश में लागू हो। NEP 2020 का उसी संदर्भ में हम अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमें बताई हैं, जो कि हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने स्कूलों में, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे हैं वो बड़ी बैकग्राउंड जो है उनकी बड़ी वीकर सेक्शन से आते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छा उनको जीवन बनाने में, बच्चे का जो जीवन है वो अच्छा बन सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग उपस्थित थे और उनकी प्रेरणा शुद्ध जो बातें रहीं वो हम सबके लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर बनेंगी और बच्चों के लिए जो समर्पण भाव था और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, निश्चित रूप से उसमें और गति आएगी। तो खुशी जाहिर की शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राजस्थान के कोटा में सेवानिवृत्त विभूतियों और शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। समारोह में कोटा और बूंदी जिले के बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षक होने के नाते देश उनको नमन करता है। उन्होंने देश में शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कितने बड़े आदमी थे। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कौन जानता है, एक ही बात के लिए जानते हैं उनको कि वो एक अध्यापक थे। कितनी बड़ी बात है अध्यापक की। अध्यापक होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पद था और इसीलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण में सभी योगदान दे रहे हैं। इसमें शिक्षकों का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है। विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया के अंदर हर आपदा और चुनौतियों का समाधान इस भारत की धरती से निकलेगा और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि कुशल नेतृत्व ने किस तरीके से
दुनिया के अंदर कोई आपदा चुनौतियों का अगर रास्ता बताने का काम कर रहा है तो भारत की धरती कर रही है। और इसलिए ये भारत की धरती आध्यात्मिक संस्कृति की संस्कारों की धरती है। और इसीलिए हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जहां आध्यात्मिक में ज्ञान है, संस्कार है, जहां हम विरासत को सहोते हैं, आधुनिकता की नींव को तैयार, आधुनिकता की दिशा को तय करते हैं। जो भी राज्य केंद्र सरकार, चाहे हमारे राजकीय उपकरण हो, चाहे निजी सेवा के अंदर काम करने वाले अध्यापक हो, सबका कहीं न कहीं त्याग, समर्पण इस नए भारत के निर्माण में है। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश की प्रगति का जिक्र करते हुए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को महत्वपूर्ण बताया। बदलाव आ रहा है। न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, नई भारत के निर्माण, जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान का जो सक्सेस है, तो दक्षिण ध्रुव में जो हमारा लूनार लैंडिंग हुआ, ये दुनिया में पहली राष्ट्र है भारत जो दक्षिण ध्रुव में हम यशस्वी लैंडिंग किया है। और उसका जो कुछ भी टास्क था वो टास्क भी यशस्वी रूप से हो रहा है। ये भी एक नया इंडिया का पहचान है। और आज के न्यूज लेंस में बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान की और जानेंगे कैसे हुई शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक दिवस पर भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उल्लेखनीय योगदान को याद किया जाता है। ये दिन शिक्षा के क्षेत्र में देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान, एक शिक्षक के रूप में उनके और पूरे शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों ने 5 सितंबर को विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगी। जवाब में उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए देश में 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। जीवन के 40 साल शिक्षक के तौर पर बिताने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और व्याख्यानों के माध्यम से दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। इन्हें 1922 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ विषय पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया था। देश और दुनिया के अनेकों विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे संविधान निर्माण सभा के सदस्य बनाए गए। 1952 में वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस पर हर साल भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका लक्ष्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। इस वर्ष से पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले सिर्फ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को ही ये पुरस्कार दिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात ताजा खबर की। बात करेंगे G20 की।
डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स के आउटकम को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आर्थिक प्रगति में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल साबित हुई है। India is now a case study, a nation that has employed and deployed technological tools for progress and growth. And this is increasingly being seen by countries that have lagged behind as a way to follow India's lead, taking the India DPI, an open source digital infrastructure, and using this to create the same impact that India has. India in particular has already signed 8 MOUs where the India stack and the India DPI will be made available free of cost, open source for countries that have signed the MOUs to implement in their own countries and to create their own ecosystems of innovation and developers that support their DPIs. G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की जीडीपी में 4 से 4.5% ही योगदान था, जो अब बढ़कर 11% हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। In the Indian context, the digital economy has grown from 4.5% in 2014 to about 11% today and is expected to touch 20% by 25-26. और G20 शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में वित्त उप प्रमुखों की बैठक जारी है। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। उधर हरियाणा के मेवात में G20 शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक चल रही है। बैठक में 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तय हो रहा है। इस बैठक में सभी देशों के शेरपा के साथ ही विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक के इतर विदेशी मेहमान मेवाती संस्कृति से भी रूबरू हुए। भारत अपने मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। भारत G20 में आने वाले मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और जब बात खाने पीने की हो तो देश के प्रसिद्ध होटल एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के ताज पैलेस में खाने का मेन्यू तय हो चुका है। मेहमानों को क्या विशेष व्यंजन परोसे जाने वाले हैं, इसे लेकर दिल्ली के ताज पैलेस के एग्जीक्यूटिव शेफ से बात की हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने। G20 लीडर समिट की मेज़बानी के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और दिल्ली के अलग अलग होटल में जो लीडर्स आएंगे वो रहेंगे। इस वक्त मैं हूँ ताज पैलेस होटल में और यहाँ पर क्या कुछ खाने में परोसा जाएगा, किस तरह का जायका होगा, किस तरह के उनके स्वाद होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है चीफ शेफ हैं। आपका नाम? सुरेंद्र नेगी। सुरेंद्र नेगी जी हैं और ये बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं ये जो खाने पीने को लेकर के, क्या खास आप बना रहे हैं? सर जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पर G20 समिट हो रहा है और विदेशी मेहमान आकर के रुकेंगे, तो हमने एक बहुत ही खास तैयारियाँ उनके लिए करी हैं। तो हमने उनका भी ध्यान में रखते हुए, उनके टेस्ट पैलेट्स को भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने एशियन, कुछ हमने वेस्टर्न फूड, कुछ इंटरनेशनल फूड पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। उसके अलावा हम चाहेंगे कि वो इंडिया आकर के हमारे इंडियन का खाने का स्वाद चखें, जिसमें कि हमने इस मेन्यू को इस हिसाब से क्राफ्ट किया है कि स्पाइस लेवल उनके हिसाब पैलेट के हिसाब से थोड़ा सा हमने कम कर दिया। और दूसरा हमने एक मिलेट काउंटर तैयार करा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी फोकस कर रहे हैं यहाँ और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिलेट काउंटर भी है जिससे मिलेट्स की बनी हुई मिठाइयाँ, स्नैक्स और तमाम तरह के कुकीज़, बिस्किट्स ये सब आपको नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ प्लेटिंग डिशेस तैयार करी है, जैसे कि जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको पसंद आता है प्रेजेंटेशन, खाने का प्रेजेंटेशन और खाने का स्वाद, तो उसके हिसाब से वो तैयारी हम वहाँ पर हैं। तो कुछ स्पेशल आपने कुछ बनाया है जो डेलीगेट आएंगे?
हाँ सर, तो इसके अलावा हमने क्या किया, हमने स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया का भी एक मेन्यू रखा हुआ है, जिसमें कि हमारे जो फेमस जगह हैं, जैसे हमारे दिल्ली के पुराने दिल्ली की गली है, पराठे वाली गली, वहाँ से हमने उठाया, कुछ हमने राजस्थानी क्यूजिन से उठाया, कुछ हमने साउथ इंडिया से और कुछ महाराष्ट्र से। इसका हमने कॉम्बिनेशन करके एक मेन्यू तैयार किया है, जैसे कि गोलगप्पे उसमें शामिल हैं, कुछ काठी रोल्स हैं, पाव भाजी है, लेकिन इसको हमने दूसरे फ्यूज़न करके दूसरा ट्विस्ट ला करके उसमें दे दिया। जैसे आप इस तरफ देखेंगे हमारे पास ये वॉफल है, वॉफल आपका विदेशी क्यूजीन में आता है, लेकिन हमने इसमें आलू का जो भजिया होती है, जो हम आलू के भजिया, ये वाली आलू की भजिया होती है, आलू की भजिया का हमने वॉफल बना दिया है। मतलब उनके जैसे, उनका खाने के जैसे दिखेगा, लेकिन फ्लेवर्स हमारे इंडिया के होंगे। तो हमारी चाय अदरक की, कुटी हुई अदरक की चाय जैसे फेमस है, तो हमने वो चाय रखी हुई है, हमने छाछ रखी हुई है, हमने लस्सी रखी हुई है, पानी जलजीरे का पानी रखा हुआ है उनके लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो चाय के साथ बाकी दूसरी चीज़ भी यहाँ पर परोसा जाएगा खाने में, और जब मेहमान आएंगे तो उनको भारत के जो खान पान है उसकी झलक दिखेगी, उसका स्वाद मिलेगा और अपने जीवन में उसको याद रखेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। पहले दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली मेट्रो के अलग अलग स्टेशनों के 39 गेट बंद रहेंगे, लेकिन अब सभी गेट खुले रहेंगे। G20 समिट के दौरान जब VVIP भारत मंडपम में जाएंगे, उस समय कुछ मिनट के लिए कुछ स्टेशंस के गेट बंद हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही VVIP G20 स्थल पर पहुंच जाएंगे, गेट फिर से खोल दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना और ज़्यादा ट्रैफिक के बारे में हमसे जानकारी साझा करेंगे, तो उनसे बात कर लेते हैं। गिरीश, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे, किस तरह से जो सुविधा है नागरिकों के लिए वो सुनिश्चित की गई है? देखिए रमा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली को तो दुल्हन की तरह सजाया ही गया है, साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं शंका थी कि जो दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन हैं क्या वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट, जो पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन हुआ करता था, वो बंद रहेगा, बाकी तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। लेकिन जब VVIP मूवमेंट होगा, यानी कि जो अलग अलग देशों से जो राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, जब उनका काफिला इन सड़कों से होकर गुजरेगा, जिन सड़कों से होकर ये काफिला गुजरेगा, तो वहां पड़ने वाले जो मेट्रो स्टेशन है फिलहाल उतने समय के लिए बंद रखे जाएंगे, आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। उनके जाने के बाद फिर से मेट्रो स्टेशन को जो आवाजाही सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर अन्य चीज़ों की बात की जाए, जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और इसी तरह से जो इमरजेंसी के लोग हैं, उनको अपने जो आई कार्ड दिखाकर वो आने जाने की सुविधा प्रदान की गई है, वो जा सकते हैं अपने कार्यालय में। एक ऐसा ये संदेह भी जताया जा रहा था कि जो नई दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, वो भी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी गई है। जो भी लोग नई दिल्ली में रहते हैं वो अपना जो वैध आइडेंटिटी है, पहचान है, वो दिखाकर अपने घर पर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले वाहन हैं, उसके अंदर सब्जी, दूध और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके जो वाहन हैं वो आते रहेंगे दिल्ली के अंदर। और बात की जाए NH48 यानी कि NH48 की, दिल्ली जयपुर, जयपुर से दिल्ली वाले रास्ते पर जो रजौकरी के से जहां एंट्री होती है, दिल्ली के अंदर प्रवेश होता है, उसको कहीं ना कहीं जो है 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक प्रतिबंधित किया गया है। जो लोग जयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो गुड़गांव से होते हुए मेहरौली रोड का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में पहुंच सकते हैं। जानने वाली बात यह है कि कौन कौन सी जो मुख्य रोड हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुख्य आयोजन स्थल यानी कि जहां बैठकें होनी हैं वो भारत मंडपम है, यानी कि प्रगति मैदान, मथुरा रोड ये रहेगा। इसके अलावा भैरव मार्ग पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक। इसके अलावा सिकंदरा रोड, कोपरनिकस मार्ग, सी हेक्सागन, ये मार्ग ऐसे हैं। इसके अलावा जो विदेशी मेहमान हैं वो राजघाट भी जाएंगे, तो ऐसे में राजघाट के आसपास भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जो यातायात है प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा मॉडर्न आर्ट गैलरी, जयपुर हाउस और पूसा भी जाने की संभावना बताई गई है, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं। तो ऐसे में हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो जो ये स्थल हैं, इनके आसपास के जो रास्ते हैं, हो सके तो उनसे बचकर चलें। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वो समय समय पर जो भी अपडेट एडवाइजरी है वो जारी करते रहेगी। इसके लिए उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी बताया है। इसके अलावा फेसबुक पर भी उन्होंने, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि जो भी जानकारी है वो तुरंत अपना वो साझा करते रहेंगे। लोग उस पर ध्यान रखें और वो एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं माने और अपने जो कहीं ना कहीं जो बिजी रास्ते हैं उससे बच सकें। बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जो कि बता रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और नागरिकों को बिल्कुल घबराने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर एडवाइजरी भी जारी कर रही है और वीवीआईपी मूवमेंट को छोड़कर जो ट्रैफिक व्यवस्था है तमाम जगहों पर सामान्य ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। G20 देशों और आमंत्रित देशों के कई दिग्गज नेता भारत की सरजमीं पर पैर रखने वाले हैं, जिसके लिए भारत पूरी गर्मजोशी से वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ सभी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक नेता जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। जोसेफ आर बाइडेन जूनियर दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1942 में बाइडेन का जन्म हुआ था। बाइडेन ने डेलावेयर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और सिरक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। और सीधा अब आपको ले चलते हैं बीसीसीआई की प्रेस वार्ता में। Rohit, India has won a trophy, ICC trophy since 2013. Last time India played World Cup and won was in India in 2011. Any pressure as a captain this time around to deliver? Nothing, not at all. We just want to go out there and play cricket and play to the best of our ability. जो ये टीम है लगभग सैटरडे थी, लगभग एक्सपेक्टेड लाइफ है, कोई सरप्राइज नहीं है। कोई एक ऐसा नाम एज ए चीफ सेलेक्टर आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए था, भाई इसका कोई एक या दो नाम? आई मीन डिस्कशंस तो हमेशा होते ही है, क्योंकि प्लान तो आपका बहुत पहले से शुरू होता है। ये नहीं कि एक महीना पहले आप वर्ल्ड कप के आते हो। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ द गाइज पिक देमसेल्व्स। आई थिंक मोर नाम, क्योंकि देयर वर कपल ऑफ फिटनेस इश्यूज व्हिच वी हैड टू look at, which fortunately, you know, the big players for us, all three have come through who've had long-term injuries. Tino are okay. KL is obviously looking good. Discussions तो बाकी नामों के होते हैं, but you try and find the best balance, and we feel this gives us the best balance or gives us the best chance to try and do well in this World Cup. Hi Ajit. Just wanted to know why you just announced the 15-member squad. Are there any players that you've sounded out to be on standby? Because you know you can make changes to 27, and certain players that you have, you've not really seen them play some international cricket. And could you just elaborate on KL and what were you seeing in him, and then decided to pick him the last couple of days? That's a long question. What was the first part? Was have you sounded off? Yeah, I mean, look, there are 17 guys here and KL's not here. That makes it 18. So, you know, those three guys would know you want that cover, whether it's for a wicket keeper, whether an extra seamer. Tilak's with us as well. You know, you hope you don't require. I mean, this is the 15 that we picked. You're not going to change it unless you have to, and that's only because of injury. You pick the 15 because you trust in them to do the job that's required. With KL, I think he was part of the camp in Bangalore. Looked really good there. There were a couple of. He just picked up that niggle. Spoke about it just before the Asia Cup, but has gotten over it. Has played a couple of games over the last 2 days. You know, kept for 50 overs, batted. I think almost the duration of 50 overs of 35 overs or whatever it is, and looks good. So you know, he's an important player for us, and we're happy to have him. Yeah, on the right. Ajit, I know you have one team who takes the ball away from the hand batsman
another plethora of left-handed options in most of the games that are playing tournament. So was there what kind of discussions, if any, were there regarding option, batting option? I mean, clearly there will be discussions, considering we have Ravindra Jadeja and Akshar Patel who both spin the ball into the left-hander. But like I said before, both give us depth in batting, apart from their bowling, which certainly helps. And like you said, Kuldeep takes the ball away. 50 overs perhaps. I mean, yes, you would ideally want somebody, an off-spinner, but this gives us the best balance. And, the seamers generally bowl a lot in one-day cricket as opposed to T20 cricket. Perhaps you are a little bit more under pressure if you don't have an offie. But no, I think at the moment we are quite happy with the bowlers that we have here. Sandeep just wanted to know that as you said that KL is doing well at batting and he's keeping his batting. So are you considering him as the first choice wicketkeeper batsman in this squad? I mean, look, it's a good headache to have, isn't it? I mean, Ishan played a lovely innings, generally opens the innings. You'd rather have that headache to deal with than not. KL, you can see KL's record in one-day cricket is fantastic. So when he comes, there will be a conversation, but at least you have two options now who you can pick with. I think eventually the captain coach probably sit down and look at what is best for the team on any given day or required day. But like I said, we are happy to have two options who will fight for a place in the team rather than the other way around. Yeah, Vishy sir. Yeah, the last 2 years we tried to keep it in events, multi-nation, ICC T20 in Dubai, the Asia Cup there, the Australia. It's 50 over World Cup. How much space does it give you? Are you happy that you're going to play 50 over World Cup? You need a lot of breathing space to think, plan practically. Yeah, a 50 over format is a different format altogether, and especially the format itself, where you play 9 league games and then the semis and the finals, which is 11 games. We played that World Cup in 2019, and we know there's always chance for you to make a comeback if you lose 1 or 2 games here and there. We saw last time around how England made a comeback into the semis and the finals, after losing few games. So it does give you a little bit of extra time to think about your combinations, think about your team's strategy, your plan, what you want to go out there and execute as a group. Wherein T20 format can be slightly different, where you've got only the last year we played, we know we had to beat Pakistan, we had to beat South Africa to qualify into the semis. But this is a different format where you play 9 times against 9 opposition, and then the semis and the finals. So even if you don't start well, there's always a good chance that you can make into और सीधे आपको मध्य प्रदेश के मामले में ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। न केवल मध्य प्रदेश, न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। सन 57 की क्रांति में अच्छे राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान। सन 57 की क्रांति में अच्छे राजों रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया। तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मसाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है, उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश राज्य। भाइयों और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गत्वा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी, उनका नेता ये नाते चयन करना था। संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करना है 2 विचारधाराओं के बीच। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन
और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है। भाई और बहनों, और ये कोई नेता के सिर्फ शब्द नहीं थे। 2014 में मोदी जी बोले, मैं 23 में आपके सामने आया हूं। ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया। मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 10 जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ऐसे आदिवासियों के, स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मैं आज श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का एसटी कंपोनेंट का बजट कितना था? भाई और बहनों, मैं बताने आया हूं, मनमोहन सिंह सरकार केवल सालाना 24,000 करोड़ रुपया देती थी। कितना देती थी भाई? जोर से बोलो। 24,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी भाइयों के लिए किया। 287 करोड़ रुपया एकलव्य स्कूल के लिए खर्च करना शुरू किया। और इसके साथ साथ आजादी के पहली बार एक गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का सम्मान भी नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस इतने सालों तक शासन करती रही, कभी आदिवासी के बेटे या बेटी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आदिवासी बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर के गरीबों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। लगभग 91 लाख किसानों को प्रति साल मोदी जी और शिवराज जी मिलकर 12,000 रुपया चेक से भेज रहे हैं। 12,000 रुपया। ये कमलनाथ जी सूची नहीं भेजते थे, कुछ हजार किसानों की भेजी थी। शिवराज जी की सरकार बनी, सूची को बढ़ाया और 91 लाख किसानों को 12,000 रुपया हर साल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 60 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का काम ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3.6 करोड़ 3,60,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक का
स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गरीब हो, लगभग मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ परिवारों को और 5 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मित्रों, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर 60 करोड़ गरीबों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 10 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और प्रधानमंत्री आवास के तहत 42 लाख गरीबों को घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर 1 करोड़ 36 लाख गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने किया था। और ये बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश के अंदर इसको बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद के साथ ये आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा यहां से चालू होगी। ऐसी 5 यात्राएं निकलेगी, 10,600 किलोमीटर घूमेगी, हर विधानसभा में जाएगी और 210 विधानसभाओं में घूमकर भोपाल में मोदी जी की अध्यक्षता में समापन होगा। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही है। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा। हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो। मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे या नहीं होते थे? जोर से बोलो जरा, होते थे या नहीं होते थे? ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर कांग्रेस की सरकार उफ नहीं करती। पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मगर आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर
10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र दुनिया के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित किया, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 11 नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गए थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया और भारत में चहुं और विकास का काम किया। G20 है कुछ दिनों के बाद, आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। समग्र दुनिया भारत के विकास, संस्कृति और भाषाओं को जान रहा है और बुरी बुरी प्रशंसा कर रही, और इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान अगर किसी को मिले हैं तो जोर से ताली बजाना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, नरेंद्र मोदी। मगर भाई और बहनों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिले हैं वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो मिले हैं मध्य प्रदेश की 6 करोड़ की जनता और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। भाई और बहनों, आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है। 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करप्शन वर्किंग कमेटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे। इस्तीफे के 15 मिनट पहले 63,000 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इपको घोटाला, 25,000 करोड़ कर्ज माफी का वादा न निभाना और 11,78 करोड़ का किसानों का गेहूं का बोनस खा जाना। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े और मोदी जी ने, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। भाई और बहनों, माताओं, आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, घर घर, गांव गांव, गली गली आएंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आपने 14 में मोदी जी को जिताया, 19 में मोदी जी को जिताया, 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश की सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है या नहीं डालनी है? तो उसके पहले 23 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में बनानी पड़ेगी। मुझे बताओ मंडला वालों, पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप करेंगे? भाई जोर से हाथ उठाकर बोलो, करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 150 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। मध्य प्रदेश के मंडला से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ किया और अपना संबोधन दिया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वहां पर विकास कार्य किए हैं, किस तरह से आदिवासियों को, जो गरीब हैं, वंचित तबके हैं, उनको लाभ पहुंचाए हैं जिनसे वो वर्षों से वंचित थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने विकास का जो एक रास्ता दिखाया है आदिवासी कल्याण का, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और इसके साथ ही पूर्व सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की जगह अब यहां पर विकास की एक धारा बह रही है। देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई साख जो है वो बना रहा है। और ये जो सम्मान है ये सभी देशवासियों का सम्मान है और इसमें उन लोगों की भी भागीदारी है जिन्हें यह सम्मान अब तक नहीं मिला था। और उसी पर उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की भी आगामी चुनाव में अपील की। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजनीति